चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। क्विक रिवीजन वीडियो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर से स्टार्ट किया था और स्टूडेंट को बड़ा ही अच्छा लगा था कि क्विक रिवीजन बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद क्विक रिवीजन वीडियो देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्टडी में हेल्प मिलती है। ऐसा हमें कमेंट सेक्शन में वगैरह में मिलने को देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्विक रिवीजन वीडियो हर एक चैप्टर में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए तो कैपिटल स्ट्रक्चर का ही क्विक रिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं। राइट, क्विक कैपिटल स्ट्रक्चर वैसे हम पूरे का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम क्विक रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। राइट, आइए क्विक रिवीजन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर में दो आपके पार्ट्स होते हैं, वो आपको पता है। राइट, दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? चैप्टर को दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला चैप्टर जो चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर को दो पार्ट में बांटा गया है। बेसिकली दो पार्ट में ये चैप्टर बढ़ता है। कौन सा? एक तो आपका ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, ठीक है, ईपीआईटी ईपीएस एनालिसिस, ठीक है, और दूसरा है आपके पास में थियोरीज। डिफरेंट डिफरेंट थियोरीज दे रखी है। आपकी ट्रेडिशनल थियोरी है, ठीक है, नेट इनकम है, एनओआई अप्रोच है, एमएम अप्रोच है। ये सारी थियोरीज हमें पढ़नी होती है जिससे रिलेटेड फॉर्मूला बेस होता है ये, और ये आपका इनकम स्टेटमेंट बेस होता है। ठीक है, पूरे का पूरा यहाँ पे चैप्टर दो ही पार्ट में है, दो पार्ट कंप्लीट कर देते हैं, पूरे का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है करके। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे थियोरीज पढ़ते हैं, उसके बाद सेकेंड पार्ट पे मूव ऑन करेंगे ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, जैसे हमने लेक्चर्स में आपने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे जो नोट्स है, आपने आई होप कि लेक्चर से ये नोट डाउन किए होंगे और आपके पास में अभी ये नोट्स होंगे। नोट्स आप ओपन करके बैठे होंगे रिवीजन के लिए। ठीक है, अगर नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, और नोट डाउन नहीं किए हैं तो नोट डाउन जल्दी से कर लीजिएगा, उसके बाद रिवीजन का आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए, यहाँ पे नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे रिलेटेड मैं बात करूँगा यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, नोट्स से रिलेटेड किस तरीके से आपको लिखना होता है। फिलहाल के लिए हम रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी, ठीक है, जो कि हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 है, और पार्ट 2 क्या है? ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। तो पार्ट 1 को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी में आपके पास में काफ़ी सारी थियरीज है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नेट इनकम अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम जिसे हम एनओआई अप्रोच भी कहते हैं, तीसरी यहाँ पे मेथड है। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे चौथी मेथड जो आती है वो एमएम अप्रोच है। राइट, एमएम अप्रोच के बाद हमारे पास में यहाँ पे कौन सी पार्ट 2 आ जाता है? राइट, पार्ट 2 हमारे पास में यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। राइट, इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर बटा हुआ है। तो सबसे पहले एनआई अप्रोच को देखते हैं, नेट इनकम अप्रोच। राइट, नेट इनकम अप्रोच में मैंने आपको तीन फॉर्मूलेस पढ़ाए थे। अगर वो तीन फॉर्मूले पढ़ लेते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आगे भी जितनी भी आपके अप्रोचेज है, राइट, उसमें ये फॉर्मूला जो है कॉपी पेस्ट करने होते हैं, मतलब कि हर एक जगह यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाते हैं करके। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये तीन फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपको तीन फॉर्मूले होते हैं। कौन से? मेन फॉर्मूला रहता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर क्वेश्चन आपको जो है एग्जामिनर को अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछना है जिसमें सारे ही फॉर्मूले जो है रिवाइज हो जाए, तो वो एक ही क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या है? कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल बताइए। देखिए, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल का कोई फॉर्मूला होता है यहाँ पे। क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल को आपको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं। एक WACC, ठीक है, जो कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ के आते हैं। WACC किस तरीके से, मैंने आपको एक फॉर्मेट भी पढ़ाया था, याद करिए। क्या फॉर्मेट था? कैपिटल का आप एक कॉलम बनाएंगे, इसके बाद अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। अमाउंट और कैपिटल का कॉलम किस लिए बनाता था? हाँ, ताकि हम वेट निकाल पाए। राइट, अमाउंट का जो टोटल होता है और कैपिटल का जो अमाउंट होता है, अमाउंट डिवाइड बाई टोटल, अमाउंट डिवाइड बाई टोटल करने से वेट निकलता है, और वेट को हम इंटू करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। ये दोनों का इंटू क्या निकल के आता था? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़े थे, और इवन रिवीजन भी इसका किया था हमने। राइट, तो ये WACC का जो टोटल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? WACC। राइट, तो यहाँ पे ये चीज़ से भी आप सोल्व कर सकते हैं। इस पे हमने क्वेश्चन भी देखा था, कैपिटल स्ट्रक्चर में भी देखा था, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में भी हमने इस पे क्वेश्चन देखा था करके। एक और यहाँ पे फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यहाँ पे निकालने का, वो है आपके पास में EBIT माइनस टैक्स रेट करिए। ठीक है, क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं गिवन है तो नील रहेगा, अगर गिवन है तो वो परसेंटेज लेना होता है और माइनस करना होता है, डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फॉर्म।
ठीक है। अब ईबीआईटी क्वेश्चन में गिवन होगा नहीं गिवन होगा तो आपको सिंपली इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन गिवन होगी जहाँ से आपको निकालना होता है। सर ईबीआईटी नहीं गिवन है, इनडायरेक्टली गिवन है, तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए होता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आपको एकदम जुबानी याद होना चाहिए, राइट? जैसे ही आपको नींद में से उठाया जाए आपके पास में इनकम स्टेटमेंट दिमाग में होना चाहिए। आपको, आप सो रहे, आपको डायरेक्ट उठाया गया कि बोल भाई इनकम स्टेटमेंट बता दे मुझे, तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, तुरंत आपके आवाज़ से वो निकलना चाहिए कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मिलता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे ईबीआईटी मिलता है। ठीक है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे ईबीटी मिलता है, ईबीटी में से टैक्स माइनस करेंगे तो ईएटी मिलता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। और अर्निंग आफ्टर टैक्स वो अर्निंग होती है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर को बांटा जाता है। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ही नहीं, मतलब प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किया, तो सारी की सारी अर्निंग अवेलेबल किसके लिए होगी? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, और यही अर्निंग को अगर डिवाइड बाय कर दिया जाए, हम क्या करें, प्रेफर अपने इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दे तो ईपीएस मिलता है, राइट? वो हमने पार्ट 2 में पढ़ा था, ईपीएस ईबीआईटी एनालिसिस में, वो वापस से डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये इनकम स्टेटमेंट आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देगा, सेल देगा, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, फिक्स कॉस्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना है और ईबीआईटी निकाल लेना है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली ईबीआईटी नहीं गिवन है तो, डायरेक्टली गिवन है तो कॉपी पेस्ट ही करना है, उसमें से टैक्स माइनस कर देना अगर गिवन है तो, और नहीं गिवन है तो सीधी सी बात है इग्नोर कर देना। डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फॉर्म। अब वैल्यू ऑफ फॉर्म हो सकता है कि क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो और ना गिवन हो, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था सर? एस प्लस डी। फॉर्मूला क्या था सर? वैल्यू ऑफ फॉर्म का फॉर्मूला क्या था? एस प्लस डी। एस का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, डी का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ। सर यहाँ पे आपने पढ़ाते वक्त ये कहा था कि डेप्थ में मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू सब कुछ एक ही होता है, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ जब आप लेने जाते हैं तो मार्केट में जो रेट चलता है उसी रेट पे आपको मिलता है, कोई कम रेट पे ज़्यादा मिलता नहीं है, राइट? कम रेट पे देगा तो आप लेंगे नहीं, और ज़्यादा रेट पे देगा तो भी आप नहीं लेंगे। ठीक है, कम रेट में मिलेगा तो आप तो लेंगे लेकिन सामने वाला देगा नहीं, राइट? तो अल्टीमेटली वो सारी चीज़ों को आप इग्नोर करिए। आप सिंपली इतना समझिए कि डेप्थ में जो फेस वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू होती है, वही दोनों एक ही होती है, राइट? तो क्वेश्चन में यहाँ पे ये कहा है कि सर मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ 1 लाख है तो 1 लाख को कंसीडर कर लेना। सर फेस वैल्यू ऑफ डेप्थ 1 लाख है तो 1 लाख को कंसीडर कर लेना, चाहे वो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही होती है। सर दोनों गिवन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, राइट? दोनों गिवन नहीं होता, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है डेप्थ के केस में। लेकिन हाँ, इक्विटी के केस में कंपलसरी हमें मार्केट वैल्यू चाहिए, फेस वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि इक्विटी के केस में फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों डिफरेंट हो सकती है करके। ठीक है, डेप्थ के केस में मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों एक ही होती है, इक्विटी के केस में मार्केट वैल्यू और आपकी फेस वैल्यू दोनों डिफरेंस हो सकती है, और हमें यहाँ पे क्या लेना है? हमें यहाँ पे मार्केट वैल्यू लेना है। ठीक है, तो फेस वैल्यू गिवन है तो फेस वैल्यू हमारे को नहीं चाहिए इक्विटी की, इक्विटी की हमें मार्केट वैल्यू चाहिए। डेप्थ के केस में कोई भी दे दो, दोनों एक ही होता है तो हम उसके ले लेंगे। ठीक है, और यह एक और चीज़ कि डेप्थ जो है ऑलवेज क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, मतलब कि 1 लाख रुपए की डेप्थ है, 2 लाख रुपए की क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना होता है। लेकिन हो सकता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में ना गिवन हो, डायरेक्टली गिवन है तो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे दोनों को ऐड कर देना, वैल्यू ऑफ फॉर्म मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं गिवन है तो तीसरा फॉर्मूला हमारे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कि वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकाला जाए, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकाला जाए। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलता है ईएटी डिवाइड बाई के करने से। अब के हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में रिवीजन भी कर चुके हैं और प्लस हमारे लेक्चर में अच्छे से पढ़ भी चुके हैं, राइट? के हमारा जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और ईएटी हम इनकम स्टेटमेंट में अभी अभी पढ़े हैं। इनकम स्टेटमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में ईएटी मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है और उस कह सकता है कि ईएटी खुद से निकालो, तो खुद से भी निकाल लेंगे। अगर डायरेक्टली गिवन है तो कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देंगे और डिवाइड बाई के करके वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे। वैल्यू ऑफ इक्विटी का यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे, डेप्थ का क्वेश्चन में ही गिवन होगा वो यहाँ पे डाल देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगा, और वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो यहाँ पे पुट करने से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले होते हैं, 3 वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जुबानी याद रहना चाहिए। और इनकम स्टेटमेंट तो मतलब दिमाग से ही जाना ही नहीं चाहिए कभी भी। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट हर एक चैप्टर में हेल्प करेगा।
तो जल्दी से बताइए कि हमारा जो है यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहता है। सबसे पहले मुझे बताइए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या फॉर्मूला रहता है। सर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला रहता है ईबीआईटी, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म। इसे हम और तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, वो है डब्ल्यूएससीसी। डब्ल्यूएससीसी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इससे भी सोल्व किया जा सकता है। दूसरा फॉर्मूला ईबीआईटी में से टैक्स माइनस करेंगे और डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म करेंगे, राइट। इसके बाद यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला रहता है वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगा। वैल्यू ऑफ फर्म रहता है सर एस प्लस डी। एस का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, डी का मतलब जो है वैल्यू ऑफ डेप्थ, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, दोनों एक ही रहता है। तो ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होता है डेप्थ का, ठीक है। डेप्थ का अमाउंट ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन हो सकता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में डायरेक्टली ना गिवन हो। अगर डायरेक्टली गिवन है तो कॉपी पेस्ट कर देना, लेकिन अगर डायरेक्टली नहीं गिवन है तो एक फॉर्मूला यूज कर लेना। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है ई ए टी डिवाइड बाई के। ईएटी डिवाइड बाई के। ईएटी का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई के का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट। कई बार कैपिटलाइजेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं, तो दोनों एक ही है। वो हमने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में भी पढ़ाया था, यहाँ पे भी पढ़ाया था, राइट। तो कैपिटलाइजेशन रेट आपको कहता है तो वो के ही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो वो के ही है, ठीक है। और ईएटी कैसे निकालेंगे सर, इनकम स्टेटमेंट यूज करेंगे। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मिलता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। ईबीआईटी मिलता है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ईबीटी मिलेगा। ईबीटी में से टैक्स माइनस करेंगे तो ईएटी मिलेगा। और यही वो अर्निंग होती है जो हम यहाँ पे डिविडेंड की तरह बांटते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। इस पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। और अब यहाँ पे सेकेंड अप्रोच मैंने पढ़ाया था ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में मैंने कहा था कि हर एक फॉर्मूला सेम ही है ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से, थियरी के हिसाब से हो सकता है कुछ अलग हो, लेकिन वो हम थियरी पार्ट में कवर करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट के हिसाब से दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। जो वहाँ पे 3 फॉर्मूले थे वही यहाँ पे अप्लाई होंगे। जो वहाँ पे मतलब निकल रहा था वो यहाँ पे भी निकलेगा। इस पे हमने क्वेश्चन भी देखे थे। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच सेम आपका वही 3 फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, कॉपी पेस्ट करने हैं। इसलिए मैंने कहा था कि ये 3 फॉर्मूला बेस फॉर्मूले हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे के थियरी, जो सारी की सारी थियरी है उसमें सेम ही फॉर्मूले अप्लाई होते हैं करके, ठीक है। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का है, ट्रेडिशनल अप्रोच का है, नेट इनकम अप्रोच का है, सब में एक ही फॉर्मूला है, वो 3 फॉर्मूला है, ठीक है। तो वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना होता है और कुछ नहीं। बस यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम नेट ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो यहाँ पे 2 चीज़ मैंने पॉइंट लिखवाए थे कि नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब कि क्या होता है सर, ईबीआईटी। नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि नेट ऑपरेटिंग इनकम 6 लाख है, तो ये 6 लाख क्या है, ईबीआईटी है। 6 लाख रुपीज़ ईबीआईटी रहेगा अगर आपको वर्ड यूज़ करा गया नेट ऑपरेटिंग इनकम, मतलब कि इसका मतलब होता है ईबीआईटी। कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल को हम यहाँ पे के ओ साइन देते हैं। अगर आपको पता ना हो तो यहाँ पे बता दिया जाता है कि मैंने आपको नोट्स भी लिखवा दिया था कि कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल रेट को हम के ओ भी लिख सकते हैं, राइट। जैसे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम के ई लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी को हम के डी लिखते हैं, उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल रेट को हम के ओ लिख सकते हैं। ये साइन है इसका, जो आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखे थे, हमें नेट इनकम अप्रोच। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, नेट ऑपरेटिंग इनकम की बात करूँ जब, नेट ऑपरेटिंग इनकम की जब बात करूँ, ये नेट ऑपरेटिंग इनकम जो हमारा अप्रोच है उसमें यहाँ पे याद रखिएगा कि इसका एक यहाँ पे एजम्पशन रहता है कि वैल्यू ऑफ फर्म जो है, जिस भी आप फर्म की कंपैरिजन कर रहे हैं, 2 फर्म की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू ऑफ फर्म ऑलवेज सेम रहेगी। वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो ऑलवेज सेम रहेगी। ये आपका एजम्पशन रहता है कि इसका नेट ऑपरेटिंग इनकम का। इस पे ही बेस हमने अल्फा और बीटा वाला क्वेश्चन भी किया था, जहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म दोनों की सेम रहेगी। ये एजम्पशन है नेट ऑपरेटिंग इनकम का। वहीं पे अगर आगे बात करें तो यहाँ पे एमएम अप्रोच आता है। एमएम अप्रोच भी सेम वही एजम्पशन पे चलता है कि वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो सेम रहनी चाहिए। लेकिन एमएम अप्रोच जो है वो एक और चीज़ यहाँ पे कहता था, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एमएम अप्रोच, यहाँ पे नोट्स आपको लिखवाए गए थे, ये रहे, कि अगर हम यहाँ पे बात करें एमएम अप्रोच की तो, और एनओआई अप्रोच की, एनओआई अप्रोच ऑलवेज कहता है कि वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहना चाहिए, राइट। इस पे हमने अल्फा और बीटा का क्वेश्चन देखा था। लेकिन एमएम अप्रोच तो यहाँ पे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ता है, ठीक है, मॉडल बनता है। तो यहाँ पे कहता है कि एनओआई अप्रोच तो वैल्यू ऑफ फर्म ये सेम रहना चाहिए, ये कहता है। जबकि एमएम अप्रोच ये तो कहेगा ही कहेगा कि वैल्यू ऑफ तो सेम रहना ही चाहिए, वैल्यू ऑफ फर्म। लेकिन एक और चीज़, जहाँ पे के ओ भी सेम रहना चाहिए, के ओ मतलब कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सेम रहना चाहिए, ये एमएम अप्रोच कहता है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखवा दिया था कि एनओआई अप्रोच कहता है कि वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहना चाहिए,
अप्रोच कहता है कि वैल्यू ऑफ फर्म तो सेम रहना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सेम रहना चाहिए। इसी थियरी पे बेस हमारा रहेगा अप्रोच, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन भी हमने देखे थे। अप्रोच में यहाँ पे मैंने कहा था कौन सा क्वेश्चन देखा था, बीटा और अल्फा वाला क्वेश्चन जिसपे ये थियरी अप्लाई होती है। और अप्रोच में मैंने कहा था एक आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दिया था कि कौन सा संगमानी लिमिटेड वाला, ठीक है, वो इस पे बेस है, ठीक है। तो ये दोनों थियरीज पे बेस पे हमने क्वेश्चन भी यहाँ पे देखे थे। तो अप्रोच बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें कहता है कि वैल्यू ऑफ फर्म तो सेम रहता है, वो तो दिक्कत ही नहीं है, वो तो एनओआई अप्रोच भी कहता है, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सेम रहना चाहिए दोनों कंपनी का, वो एजम्पशन लेके चलता है, ठीक है। अब अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे एक आध दो फॉर्मूला हमें एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं, बाकी सारे वो 3 फॉर्मूला जो अप्लाई होते हैं वो तो सब जगह अप्लाई होंगे ही होंगे, लेकिन यहाँ पे एक दो फॉर्मूला एक्स्ट्रा पढ़ना होता है जब हम अप्रोच की बात करें। अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो दो वर्ड आपके दिमाग में तुरंत आ जाने चाहिए, लीवर्ड और अनलीवर्ड। लीवर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि लीवर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जिसके पास डेप्थ है, जिसके पास डेप्ट कैपिटल होती है वो लीवर्ड फॉर्म है, जिसके पास डेप्ट कैपिटल नहीं होती वो अनलीवर्ड फॉर्म है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे लीवर्ड फॉर्म का एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था जो आप ऑलवेज याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी पूछा जा सकता है। लीवर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म प्लस टैक्स बेनिफिट, ठीक है। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म प्लस टैक्स बेनिफिट, इस पे हमने बेस एक क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन देखा था जो आपको याद होगा, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे नोट्स में लिखवाया था ताकि वो क्वेश्चन आपके पास में रहे और आप हर बार इसका रिविजन करें, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, इसमें टैक्स बेनिफिट ऐड करने से हमें लीवर्ड फॉर्म की जो है वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको एजम्पशन पता हो तो दोनों फॉर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओवरऑल जो वैल्यू ऑफ फॉर्म है वो सेम रहना चाहिए। बस यहाँ पे अगर टैक्स बेनिफिट ऐड कर देते तो लीवर्ड फॉर्म का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो अनलीवर्ड फॉर्म का वैल्यू निकालिए, उसमें टैक्स बेनिफिट ऐड कर दीजिए, लीवर्ड फॉर्म की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें हमने क्वेश्चन भी देखा था, वो अभी अभी हमारे पास में आएगा तो हमें पता चल जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब टैक्स बेनिफिट कैसे निकलता है, टैक्स बेनिफिट निकलता है आपको सिंपली क्या करना है, डेप्थ जितनी भी इशू करिए उसका अमाउंट लीजिए और इनटू टैक्स रेट आपको कर देना है, जो भी अमाउंट आएगा वो टैक्स बेनिफिट आएगा वो आपको जोड़ देना है, इसमें ऐड कर देना है, राइट। तो ये मैंने आपको बताया था, इसमें हमने एग्जांपल भी देखा था। टैक्स बेनिफिट के लिए इंटरेस्ट में टैक्स बेनिफिट मिलता है, उसके लिए मैंने इनकम स्टेटमेंट बताया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, डेप्थ की पूरी अमाउंट पे हमें जो है टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो ये सिंपली मैंने इंटरेस्ट के लिए एग्जाम्पल दिया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पूरी की पूरी डेप्थ अमाउंट पे हमें जो है टैक्स बेनिफिट मिलता है। इस पे भी मैंने एग्जांपल करवाया था आपके लेक्चर में। इसके बाद यहाँ पे एक रूल ध्यान रखिएगा, रूल यहाँ पे ये कहता है कि अप्रोच जब अप्लाई होगा तब हमारे दिमाग में दो वर्ड आने चाहिए, लीवर्ड और अनलीवर्ड। इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करने के लिए हमारे पास में एक ही रूल होता है। रूल कहता है कि आप एक काम करिए, जिसकी फर्म की वैल्यू ज़्यादा है उसके फर्म उस फर्म के जो है यहाँ पे जितनी भी होल्डिंग है हमारी, चाहे वो इक्विटी में है डेप्थ में है, ठीक है, उसे हम सेल करेंगे। जितनी भी होल्डिंग है 15%, 10%, 20%, 25%, वो हम सेल करेंगे। और जिस फर्म की वैल्यू कम है उस फर्म की हम जो है सिक्योरिटीज़ को परचेस करेंगे, चाहे वहाँ पे इक्विटी है, डिबेंचर्स है, कोई अदर डेप्ट है, उसे हम परचेस कर लेंगे। तो जिस फर्म की वैल्यू ज़्यादा है उसको सेल करो, जिस फर्म की वैल्यू कम है, ठीक है, लोअर है, उसे हम परचेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूल रहता है अप्रोच के अंदर। अप्रोच में दो वर्ड याद आना चाहिए, कौन सी, लीवर्ड और अनलीवर्ड, और ये रूल याद आना चाहिए। इस रूल पे बेस पे हमने क्वेश्चन देखे थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन देता है लीवर्ड फॉर्म और अनलीवर्ड फॉर्म की वगैरह की, ठीक है। लीवर्ड फॉर्म का मतलब होता है जिसके पास डेप्थ है, और जिसके पास डेप्थ नहीं है वो अनलीवर्ड कहा जाएगा। अब यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप में आपको क्वेश्चन को सोल्व करने होते हैं अप्रोच के। अप्रोच में ही लीवर्ड अनलीवर्ड आता है इसलिए। तो अप्रोच का क्वेश्चन पूछा जाए और आपको कहा जाए कि आर्बिट्रेट प्रोसेस निकालिए, या फिर अप्रोच के हिसाब से आप बताइए कि इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हमें यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं और 3 स्टेप में ही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व होता है। स्टेप 1 यहाँ पे कहता है कि सबसे पहले एक काम करिए कि दोनों फॉर्म की, जिस भी फॉर्म की आपको कहा गया है, 2 फॉर्म दिए जाएंगे, दोनों फॉर्म की वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालिए और देखिए कि कौन सी फॉर्म की वैल्यू ज़्यादा है और कौन सी फॉर्म की वैल्यू कम है। ऐसा जानना क्यों है, क्योंकि हमारा रूल ये कहता है कि जिस फर्म की वैल्यू ज़्यादा होगी उस फर्म की वैल्यू को हमें यहाँ पे क्या करना है, होल्डिंग को सेल कर देना है, और जिस फर्म की वैल्यू कम होगी उस फर्म के हमें सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेना है। इसलिए स्टेप 1 हमारा ये रहता है कि आप वैल्यू ऑफ फर्म निकालिए
और वैल्यू ऑफ फर्म निकाल के देखिए कि किस फर्म की वैल्यू ज़्यादा है और किस फर्म की वैल्यू कम है। अब सिंपली स्टेप 2 क्या रहेगा, वही हमने जो यहाँ पे रूल बताया कि आप एक काम करिए, जिस फर्म की वैल्यू ज़्यादा है उसको सेल कर दीजिए और जिस फर्म की वैल्यू कम है उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्ट कितना करेंगे, हम इन्वेस्ट इतना ही करेंगे जितना होल्डिंग है, पूरे का पूरा उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान रहे सर, इन्वेस्ट करने में हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे एग्जांपल अगर हम ले तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने में दो केस हो सकते हैं। केस नंबर 1 कुछ इस तरीके से, दो केस हो सकते हैं। केस नंबर 1 हो सकता है, केस नंबर 2 हो सकता है। केस नंबर 1 ये कहता है कि हो सकता है कि जिस आप फर्म की सिक्योरिटीज़ को सेल कर रहे हैं उस फर्म में केवल और केवल ओनली इक्विटी हो, ठीक है, ओनली इक्विटी हो सकता है। और आप जिसमें परचेज कर रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं, वो फॉर्म में क्या है सर, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है। इक्विटी को हमने सेल कर दिया और पैसा ले लिया। मान लीजिए 10% होल्डिंग थी, 10% हमने सेल कर दिया और 10,000 रुपये हमें मिले हैं, वो हमने ले लिया। अब सामने जिसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो फर्म जिसकी वैल्यू कम है उसमें हम परचेज करने जा रहे हैं, इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, उसके पास इक्विटी और प्लस डेप्थ है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे हमें सेल करने से मान लीजिए 10,000 रुपये मिले हैं। अब 10,000 को कैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो ये ऑलवेज ध्यान रखिए कि अगर दो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, हमारे पास अमाउंट है उसे सामने वाले में दो सिक्योरिटी है तो इक्वली इन्वेस्ट करेंगे। 5,000 यहाँ पे, 5,000 यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है। या फिर दूसरा केस इस तरीके से हो सकता है कि जिसका सेल कर रहे हैं, जिस फर्म की सिक्योरिटीज को सेल कर रहे हैं वहाँ पे हमारे पास में इक्विटी था और डेप्थ भी, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पे हम यहाँ पे अमाउंट कलेक्ट करेंगे। मान लीजिए इससे 10,000 अमाउंट रिसीव हुआ है और सामने वाली फर्म के पास सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है, तो 10,000 पूरे का पूरा कहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, 10,000 पूरे का पूरा यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे इक्विटी में, ठीक है। तो ऐसे दो केस होते हैं और दोनों केस पे हमने क्वेश्चन भी देखे थे। अब सिंपली स्टेप नंबर 3 क्या होता है, स्टेप नंबर 3 होता है कि कैलकुलेट करिए इंक्रीमेंटल वैल्यू। मतलब कि यहाँ पे जब इन्वेस्ट हमारा पहले से था, मतलब कि जिस फर्म की वैल्यू ज़्यादा है उसके हम जो है सिक्योरिटीज़ को सेल करेंगे, वहाँ से कितना कमा रहे थे वो हम देखिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम 4,000 कमा रहे थे, ठीक है, और इसे हमने चेंज करके यहाँ पे इसको हमने चेंज करके न्यू इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, यहाँ से सेल कर दिया और यहाँ पे हमने इन्वेस्ट कर दिया। मान लीजिए यहाँ से हम 4,050 रुपये कमा रहे, तो इंक्रीमेंटल कितना हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, 50 रुपये। तो इसे हम कहेंगे इंक्रीमेंटल, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करने से हमें इंक्रीमेंटल कितना मिला वो हमें निकालना होता है स्टेप 3 के अंदर। और इस पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी देखे थे। अगर यहाँ पे हम देखें तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी हमने देखा था। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फर्म निकालिए, स्टेप नंबर 1, दोनों वैल्यू निकालेंगे फर्म की और फिर देखेंगे कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है। जिस भी फर्म की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके हम जो है स्टेप नंबर 2 के हिसाब से सेल कर देंगे होल्डिंग। अब होल्डिंग क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितनी आपकी होल्डिंग है, 10% या 15%। अगर नहीं गिवन होता है तो हम कोई भी परसेंटेज ले सकते हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन में देखा था कि हम ऑलवेज 10% मान के चलेंगे, राइट। हम 15% भी ले सकते हैं, 20% भी ले सकते हैं, आंसर ऑलवेज सेम आएगा। तो यहाँ पे 10% हमने लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ कहा था कि हम 10% ऑलवेज लेंगे, ठीक है, लेकिन आप कोई भी ले सकते हैं। तो सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं, सेल करते हैं और परचेज करते हैं, ठीक है, सेल करते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर परचेज कह सकते हैं, हम करते हैं, राइट। और स्टेप नंबर 3 में इंक्रीमेंटल निकालते हैं कि हमें फ़ायदा कितना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास में, ये अप्रोच से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे थे और सिंपल क्वेश्चन हमने देखे थे। अब वो क्वेश्चन जो मैंने आपको बता रहा था कि आपका लीवर्ड फॉर्म का कई बार फॉर्मूला पूछ लेते, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है जहाँ पे लीवर्ड फॉर्म का आपको फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। लीवर्ड फॉर्म का फॉर्मूला क्या रहता है, अनलीवर्ड फॉर्म की वैल्यू प्लस टैक्स बेनिफिट। जो हमने ये क्वेश्चन देखा था इलस्ट्रेशन नंबर 10, जहाँ पे हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा था, अगर आप यहाँ पे देखें तो, ठीक है, कि लीवर्ड फॉर्म वैल्यू इज इक्वल टू अनलीवर्ड फॉर्म की वैल्यू प्लस टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट कैसे मिलता है, जितनी भी डेप्थ है इनटू टैक्स रेट कर देना, आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। अनलीवर्ड फॉर्म की वैल्यू ऐड कर देना, आपको वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। इस पे हमने क्वेश्चन देखा था और ये आपका कॉन्सेप्ट कवर हो जाता था। इसके बाद हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखवाया था जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एनवाई कहता है कि वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहनी चाहिए, जबकि अप्रोच ये कहता है कि वैल्यू ऑफ फर्म तो सेम रहनी चाहिए, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रहनी चाहिए, ठीक है, सेम। तो यहाँ पे इससे ये एनवाई अप्रोच के ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने आपको कौन सा पढ़ाया था, अल्फा लिमिटेड, ठीक है, अल्फा लिमिटेड वाला क्वेश्चन करवाया था। और अप्रोच की ये कॉन्सेप्ट को कवर करवाने के लिए मैंने संघमानी लिमिटेड यहाँ पे वाला क्वेश्चन करवाया था, जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ओके, राइट।
इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हमने होमवर्क भी काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए थे। अब इसके बाद हम यहाँ पे ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस पे चले जाते हैं। ये आपका पार्ट 2 रहता है चैप्टर का। पार्ट 1 रहता है थ्योरीज जो हमने अभी अभी कवर करी, ठीक है, और पार्ट 2 रहता है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के लिए और कुछ नहीं, आपको एक ही चीज़ याद रहनी चाहिए। कौन सी सर? इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट, जिसे हम ईबीआईटी कहते हैं एफएम की लैंग्वेज में। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ईबीटी मिलेगा, ईबीटी में से टैक्स माइनस करेंगे, ईएटी मिलेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। और ये अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है वो आपका दो चीज़ों में बटाया जाता है। कौन सा? प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का आपका जो अर्निंग अवेलेबल होगा, ठीक है, वो आपका क्या माना जाएगा सर? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अगर आपको ईपीएस निकालना, अर्निंग पर शेयर, तो ये अर्निंग डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा? ईपीएस। इस पे हमने क्वेश्चन देखे थे। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें तो ईबीआईटी में से हम क्या माइनस करेंगे? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ईबीटी मिलेगा। उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, ईएटी मिलेगा। अब प्रेफरेंस शेयर्स है तो डिविडेंड माइनस कर देना, अगर नहीं है तो नील, ठीक है। तो जो अमाउंट बचेगा वो क्या होगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और डिवाइड बाय अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ईपीएस मिलेगा, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट पूरे का पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में ये स्टेटमेंट ही मेन रहता है। अगर स्टेटमेंट याद है तो 90% क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व हो जाता है। 10% थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होता है कि यहाँ पे क्या होता है सर। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखवाया था कि स्टेटमेंट आपको लिखना होता है, और स्टेटमेंट के आपको जो है अल्टरनेटिव्स गिवन होंगे क्वेश्चन में, कि ये एक अल्टरनेटिव है कि हम इक्विटी इशू करेंगे, दूसरा अल्टरनेटिव इक्विटी और डेप्थ इशू करेंगे, तीसरा अल्टरनेटिव है कि हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। तो ये तीनों अल्टरनेटिव में से बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा होगा? जिसका ईपीएस सबसे ज़्यादा होगा, अर्निंग पर शेयर सबसे ज़्यादा होगा, वही बेस्ट अल्टरनेटिव माना जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि बट अगर क्वेश्चन में एमपीएस गिवन है या फिर एमपीएस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि अगर हमें एमपीएस की इन्फॉर्मेशन गिवन है या फिर एमपीएस गिवन है तो हम एमपीएस के बेस पे ही आंसर देंगे, ठीक है। तो एमपीएस सबसे ज़्यादा रहेगा, वो आपका अल्टरनेटिव बेस्ट रहेगा। लेकिन एमपीएस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ईपीएस ही हमारा यहाँ पे मेन बेस रहेगा, मतलब कि जिस पर ईपीएस ज़्यादा होगा वही अल्टरनेटिव बेस्ट माना जाएगा, ठीक है। एमपीएस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कौन सी गिवन हो सकती है? एक ही इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो है पीई रेशो। अगर क्वेश्चन में पीई रेशियो गिवन है, इसका मतलब समझ लेना कि एमपीएस से रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। एमपीएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे माना जाएगा? तो देखिए, क्वेश्चन में पीई रेशियो गिवन है, इसका मतलब है कि ईपीएस तो आप खुद से निकालेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करके, इनटू पीई रेशियो करने से हमें एमपीएस मिलता है, ठीक है। तो मतलब समझ लेना कि अगर क्वेश्चन में पीई रेशियो गिवन है तो हमें एमपीएस के बेस पे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। मतलब कि ईपीएस निकालिए, ईपीएस इनटू आपको जो है क्या करना है? पीई रेशियो को इनटू करना है। इस पे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी देखा था। ये रहा आपका क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 14, जहाँ पे ईपीएस आपको यहाँ पे हम निकाल लेते। लेकिन स्टूडेंट ये नहीं देखते कि क्वेश्चन में पी रेशियो भी गिवन है। पी रेशियो गिवन होता है तो हम ईपीएस इंटू पी रेशियो करके एमपीएस निकालते और एमपीएस के बेस पे बेस्ट अल्टरनेटिव देते, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ तक अगर सॉल्व कर देंगे आप, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि पी रेशियो क्वेश्चन में गिवन था। ये इलस्ट्रेशन नंबर 14 इंपॉर्टेंट था। पी रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन था और आपको वो पी रेशियो को कंसीडर करते हुए एमपीएस निकालना था, ठीक है। और एमपीएस के बेस पे आपको सॉल्यूशन देना था, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट और छोटा सा टॉपिक आता है, इन डिफरेंस पॉइंट। इन डिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला होता है ईपीएस इज इक्वल टू ईपीएस। लेकिन ईपीएस तो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, क्योंकि अगर गिवन होगा तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबर 5 नंबर का, तो इसे कैसे सोल्व करे जाए? तो क्वेश्चन में आपको डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देगा। अब अगर ईपीएस आपको निकालना है तो आपको इनकम स्टेटमेंट याद होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था इनकम स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नॉर्मली इन डिफरेंस पॉइंट का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ईपीएस डायरेक्टली तो नहीं गिवन होगा, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वो हमेशा ईबीआईटी से ही स्टार्ट करता है, सेल वगैरह आपको इतना कन्फ्यूज़ नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाता है कि ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करिए, ईबीटी मिलेगा। ईबीटी में से टैक्स माइनस करिए, क्या मिलेगा? ईएटी। ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और डिवाइड बाय हम नंबर ऑफ शेयर करते हैं तो क्या मिलता है? ईपीएस, ठीक है। तो ईपीएस इज इक्वल टू ईपीएस, ईपीएस ऑफ अल्टरनेटिव 1, ईपीएस ऑफ अल्टरनेटिव 2। हमें यहाँ पे इंडिफरेंस पॉइंट पूछा जाए तो हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट करना होता है कि ईपीएस ऑफ अल्टरनेटिव 1 इज इक्वल टू ईपीएस ऑफ अल्टरनेटिव 2, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब भी मैंने लिखवाया था कि इन डिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है ईबीआईटी दोनों अल्टरनेटिव के सेम है।
मतलब कि आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि ईबीआईटी जो है वो 20,000 रुपये एक अल्टरनेटिव का, तो ऑटोमेटिकली दूसरे अल्टरनेटिव का भी ईबीआईटी कितना रहेगा 20,000। ये आपको याद रखना था, इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब यही होता है। और इस पे हमने 3-4 क्वेश्चन देखे थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सॉल्व करना बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, सिंपली आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने देखे थे, ये क्वेश्चन हम आपको जो है बड़े आराम से सॉल्व हो चुके होंगे। इसी के साथ हमारा ये कैपिटल स्ट्रक्चर का रिवीजन कंप्लीट होता है। बेसिकली दो पार्ट में है कैपिटल स्ट्रक्चर, एक थियोरीज और एक ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। थियोरीज में आपको मेनली 3 फॉर्मूलेज याद रखने हैं, सारी के सारी अप्रोचेज जो है, सारी के सारी थियोरीज जो है वो बड़े आराम से सॉल्व हो जाती है।